बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर और आज के इस लेसन के अंदर हम बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ मज़ीद डेफिनेशंस और उनकी सब ब्रांचेस की बात करेंगे। और उनमें जो सबसे पहली ब्रांच है वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम सीखते हैं और समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है। अगर हम सिर्फ इसके वर्ड की बात करें तो हमें ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जो किसी स्पोर्ट्स के अंदर हम किसी को मेडिसिन देंगे तो वो जो जो ये मेडिसिन देना है ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर आता है। बट ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, बहुत ब्रॉडर एम्ब्रेला है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि हम मिसाल के तौर पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट मैच देखते हुए एक प्लेयर है, उस प्लेयर को बॉल आकर लगती है या कोई भी इंजरी हो जाती है उसकी। तो ग्राउंड के अंदर एक फिजियो आता है और उस आदमी को उस ग्राउंड से बाहर ले जाता है और फिर वो क्या करता है कि उसकी इंजरी की इंस्पेक्शन होती है, उसकी उसकी असेसमेंट होती है। फिर जब उसकी असेसमेंट होती है फिर उसका डायग्नोसिस बनता है, फिर डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो शुरू हो जाती है। फिर जब उसकी इंजरी ठीक हो जाती है तो फिर उसकी रिहैबिलिटेशन शुरू होती है। रिहैबिलिटेशन शुरू होती है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे उसका रिटर्न टू फंक्शन या रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो जाता है। सो ये जो सारे का सारा प्रोसीजर हुआ, लाइक स्पोर्ट्स में किसी को इंजरी हुई, हमने इंजरी को असेस कर लिया। इंजरी असेसमेंट के बाद हमने इंजरी की डायग्नोसिस बना लिया। इंजरी की डायग्नोसिस बनाने के बाद उसको ट्रीट कर लिया। ट्रीट करने के बाद हमने उसकी रिहैबिलिटेशन कर ली। रिहैबिलिटेशन करने के बाद हमने उसको रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर लिया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स बेसिकली आपके पास स्पोर्ट्स मेडिसिन में आते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि क्लिनिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट, क्लिनिकल एंड scientific aspects of sport एंड एक्सरसाइज। सो जब आप एक्सरसाइज, जब ये सारे एस्पेक्ट आप स्पोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप उसकी असेसमेंट करते हैं, आप डायग्नोसिस करते हैं, आप ट्रीटमेंट करते हैं, आप रिहेबिलिटेशन करते हैं, आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स करते हैं, तो आप बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर हम ये जो असेसमेंट करते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन में असेसमेंट कैसे होती है। तो जो आपके पास स्पोर्ट्स असेसमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर जो असेसमेंट होती है, हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। इस असेसमेंट को हम वो टूल्स यूज करते हैं, कौन कौन से। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के अंदर तो किसी भी तरह से इंजरी हो सकती है, वो ब्रूज भी हो सकता है, वो लिगामेंट टीयर भी हो सकता है, स्प्रेन भी हो सकता है, स्ट्रेन भी हो सकता है, आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डायग्नोसिस के टूल्स हैं। सबसे कॉमन डायग्नोस्टिक टूल है, जैसे भी कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच में एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को बॉल लगी थी और उसको ग्राउंड से बाहर ले गए और हॉस्पिटल में जाके उसका एक्सरे हुआ या स्कैन हुआ। सो द फर्स्ट टूल विच इज यूज टू मेक द डायग्नोसिस या असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम यूज करते हैं एक्सरे। एक्सरे के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर, टीयर फ्रैक्चर है, तो हम उस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बोन फ्रैक्चर। अब बाज़ अवत ऐसा होता है कि बोन फ्रैक्चर तो नहीं होती लेकिन जो लिगामेंट है वो रप्चर हुए होते हैं। लिगामेंट कहाँ के, बहुत मतलब लिगामेंट आपके नी जॉइंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नी जॉइंट के अंदर आपके पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। इसके अलावा और भी हैं, मीडियल कोलेट्रल, लेटरल कोलेट्रल, एल्बो के अंदर, रिस्ट के अंदर, किसी भी जगह पर अगर आपके पास लिगामेंट आपके प्लेयर का रप्चर होता है तो फिर हमें वो एक्सरे में पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई इसका हम MRI करा लेते हैं। बाज़ औक़ात आप मस्कुलो एम एस के अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड।
मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करवाते हैं। तो ये जितने हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो एक्सरे है बेसिकली, ये आपके पास हार्ड टिश्यू को फाइंड आउट करने के लिए, हार्ड टिश्यू मतलब बोन को, बोन की इंजरी के लिए, बोन के फ्रैक्चर के लिए हम एक्सरे परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद जब सॉफ्ट टिश्यू को आपने फाइंड आउट करना होता है, तो आप वेरी कॉमनली आप एमआरआई स्कैन करते हैं, आप मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसके अंदर आपको मसल टीयर या फिर टेंडन का रप्चर वो आपको मिल जाता है। तो न सिर्फ ये वाले टूल्स हैं, बल्कि इनके अलावा आप कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कुछ फिजिकल स्पेशल टेस्ट्स हैं जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर परफॉर्म करवाता है, और उसके जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, सो आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको हम प्रोवोक करते हैं। जब हम फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, तो ये साइन और सिम्टम जब प्रोवोक हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। सो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं। उसकी पेशेंट यानी कि एथलीट है, उसकी आप असेसमेंट करते हैं, फिर आप उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के लिए भी डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। आप उसको एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं, और वो उसकी मूवमेंट डिसऑर्डर जो उस इंजरी की वजह से होते हैं, हम उसको करेक्ट करते हैं। फिर हम रिहेबिलिटेट करते हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम्स उस इंजरी की वजह से जनरेट हुए, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। और जब उसकी इंजरी बेहतर हो जाती है, उसकी इंजरी ठीक हो जाती है, वो ट्रीट हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इंक्रीज परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो फिर लाजमी बात है कि वो वापस अपनी रिटर्न टू फंक्शन या रिटर्न टू स्पोर्ट्स में आना शुरू हो जाता है। सो जो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है, वो बुनियादी तौर पर किसी भी स्पोर्ट और किसी भी एक्सरसाइज के क्लिनिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट की स्टडी को कहते हैं। अब क्लिनिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज के अंदर क्या है? कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग एनी स्पोर्ट, ड्यूरिंग एनी एक्सरसाइज, उसके अंदर आपने उसकी असेसमेंट करनी है, उसके अंदर आपने उसका डायग्नोसिस बनाना है, ट्रीट करना है, रिहेबिलिटेट करना है, और उसको फिर रिटर्न टू फंक्शन की तरफ ले जाना है। मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ताकि हम इस स्पोर्ट्स मेडिसिन की थोड़ी सी और बात कर लें। नहीं जी, ओके। अच्छा, अब कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं? कौन कौन हो सकते हैं आपके पास? अ, कोई भी डॉक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, डॉक्टर, फिजिशियन, स्पोर्ट्स फिजिशियन, ये इन्वॉल्व हो सकता है। आपके पास एक फिजिकल थेरेपिस्ट वो इन्वॉल्व हो सकता है। आपके पास इवन जो जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो जो एथलीट की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो हम ऐड करेंगे, जब किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है, तो वो बड़ा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो हमें उनको न सिर्फ फिजिकली, बल्कि हमें उनको मेंटली भी स्ट्रांग करना होता है। मेंटली स्ट्रांग करते हैं, और हम मेंटली उसको रिहेबिलिटेट कर रहे होते हैं। मेंटली भी हमने उसकी तरफ उसके ऊपर काम करना है। जब हम उसको मेंटली स्ट्रांग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें साइकोलॉजिस्ट, कौन से साइकोलॉजिस्ट? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम उसकी इस मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, इसको और बेहतर करते हैं, इसको स्ट्रांग करते हैं। हमें जैसे कहा, फिजिशियन की ज़रूरत है, फिजिकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, ट्रेनर की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इवन हमें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट की ज़रूरत है।
अब स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट, अभी हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल से बात करेंगे। सो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, और इवन स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट की हमें यहाँ पर फिजियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। सो एक जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, और उनका एक गोल है कि उन्होंने किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी एक्सरसाइज के अंदर होने वाली इंजरीज को असेस करना है, ट्रीट करना है, रिहेबिलिटेट करना है। और जब आपकी ये इंजरी ट्रीट हो जाती है तो फिर आपके परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स की या एथलीट की वो बेहतर हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसकी हमने बात करनी है वो है हमारे पास स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। अब जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, हमें बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही पता है कि एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम फोर्सेस के इफेक्ट को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चेक करते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास बायोमैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, बायोमैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को स्पोर्ट्स में किसी भी गेम के अंदर, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाते हैं, इंक्रीज performance. So, application of biomechanical principle in sports so that the performance of athlete इज एनहांस्ड। अब ये परफॉर्मेंस कैसे एनहांस की जा सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस डिक्रीज है और हम इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं? वो हमारे पास होगी विद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जब हम एक एथलीट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। किस चीज को एनालाइज करेंगे एथलीट की? हम उसकी मूवमेंट, और लास्ट लेक्चर में एक वर्ड हमने बोला था, टेक्निक। सो हम उसकी मूवमेंट और उसकी टेक्निक को ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। अब उस मूवमेंट को कैसे एनालाइज करना है, हमने इसकी भी बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट मोशन एनालिसिस सिस्टम है। मोशन एनालिसिस सिस्टम है, लाइक हम गेट राइट को यूज कर सकते हैं, हम मैक्स ट्रैक को यूज कर सकते हैं, हम फोर्स एंड प्लेट को यूज कर सकते हैं। हम किसको यूज कर सकते हैं? फोर्स, सॉरी एंड प्लेट गलती से बोल गया, फोर्स प्लेट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो हमने कही थी वो थी डायनेमोमीटर। हम डायनेमोमीटर भी यूज कर सकते हैं। डायनेमोमीटर को यूज करके हमें क्या पता चलेगा? हमें यह पता चलेगा कि आपके मसल्स कितनी फोर्स जनरेट कर रहे हैं, कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं। सो हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस रेंज के अंदर, किस मसल्स के अंदर कितनी पावर है, और हमने इसको पीक परफॉर्मेंस में लेकर जाना है तो हम उसके एंगल्स को कहां पर लेकर जाएंगे। सो इस पोर्शन को ऊपर करूं और फिर हमारे पास एक लाइट चले, चले जी। सो इस तरह से हम किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस, किसी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स। और बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? हम डिफरेंट मोशन एनालिसिस करेंगे, हम फोर्स प्लेट को यूज कर सकते हैं, हम डायनामोमीटर को यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी एथलीट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसके अंदर अगर हमें एनालिसिस करते हुए कहीं पे बेहतरी की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। नाउ द लास्ट definition of today's lecture is occupation
बायोमैकेनिक्स। अब ऑक्यूपेशन बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे तो जैसे हमने यहां पर कहा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन। सो किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर, किसी भी काम के अंदर हमने फाइंड आउट करने हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर, हम रिस्क फैक्टर के ऊपर काम करते हैं और हम इन रिस्क फैक्टर की वजह से होने वाली इंजरीज, इंजरीज, वर्क रिलेटेड इंजरीज, इंजरीज कौन सी है जी? ये है वर्क रिलेटेड इंजरीज। सो जब हम ऑक्यूपेशन बायोमेकेनिक्स की बात करते हैं तो हम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं और हम वहां पर रिस्क फैक्टर देखते हैं, और वो वाले रिस्क फैक्टर जिनसे इंजरी कॉज हो सकती है हम उनको करेक्ट करते हैं। जब हम उनको करेक्ट करते हैं इसका मतलब है इंजरी कम हो गई है। अगर इंजरी कम होती है तो अल्टीमेटली हमें परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मिलती है, उनके काम में बेहतरी आती है, उनका काम अच्छा हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। दैट इज लो बैक पेन। लो बैक पेन में, लो बैक पेन जो किसी भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है वो कुछ फैक्टर की वजह से हो सकती है। नंबर वन, व्हेन यू लिफ्ट हैवी लोड, व्हेन यू लिफ्ट हैवी लोड तो यू आर एट रिस्क। जब आप अननेचुरल पोस्चर यूज करते हैं, पोस्चर यूज करते हैं, तो आप लो बैक पेन के लिए बहुत प्रोन है। उसके अलावा अगर आप सडन मूवमेंट करते हैं, व्हेन यू परफॉर्म सडन मूवमेंट, तो तब भी आप प्रोन हैं लो बैक पेन के लिए। सो जब हम किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर, आप फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री का विजिट करते हैं तो वहां पर आप लोगों ने एज बायोमैकेनिस्ट आप लोगों को ये बताएंगे कि भाई अगर आपके पास हैवी लोड है तो हम उस हैवी लोड को क्या एक पर्सन उठा सकता है, या हमें किसी दूसरे आदमी की भी जरूरत पड़ेगी, या तीसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, या इससे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, या हम इस लोड को ह्यूमन मैन पावर के अलावा किसी और चीज से शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम उस तरफ बात करेंगे। अब अननेचुरल पोस्चर से क्या मुराद है? अननेचुरल पोस्चर का मतलब यह है कि इफ समथिंग इज प्लेस्ड, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, और एक इंडिविजुअल आता है और इसको यूं ऐसे, भाई इसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है, तो ये अपने फ्रंट से लिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर रिस्क कम है लो बैक पेन को लिफ्ट करने के लिए। और एक इंडिविजुअल यहां पर खड़ा है और ये लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट होकर इस वेट को लिफ्ट करने की कोशिश करता है। कैसे? ट्विस्ट होकर। तो जब ये लेफ्ट से ट्विस्ट होकर इसको लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि एक अननेचुरल पोस्चर है, तो वो रिस्क फैक्टर होगा इसकी लो बैक पेन को डेवलप करने के लिए। और अगेन लास्ट पॉइंट, सडन मूवमेंट, अचानक ही आपने बहुत ज्यादा एकदम से फोर्स अप्लाई की किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए, तो दिस कैन बी अ फैक्टर फॉर डेवलपिंग लो बैक पेन। सो आज के लेक्चर में हमने तीन डेफिनेशंस की थी, लाइक वी वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स मेडिसिन, और हमने इसके बारे में बात की कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आप किसी भी स्पोर्ट्स या फिर किसी भी एक्सरसाइज की साइंटिफिक और क्लिनिकल स्टडी करते हैं। और कैसे करते हैं हम? किसी भी एथलीट की इंजरी को चेक करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, और फिर उसको हम रिटर्न टू स्पोर्ट लेके चले जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमने की थी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये जो हमारे पास बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल हैं, बायोमैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, वो लॉज हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हम किसी भी प्लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? इसलिए अप्लाई करते हैं
कि हम उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसकी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम है? तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे या हम उसकी फोटो लेंगे ताकि हमें पता चले कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक मोशन एनालिसिस का एक टूल है, हमारे पास मैक्स ट्रैक है, हम उसकी फोटो बना सकते हैं, हम उसकी वीडियो बना सकते हैं ताकि हम उसके इश्यूज को रिजॉल्व करें और उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करें। उसके बाद तीसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो है ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स। ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स का मतलब ये है कि हम किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर उसके मौजूद रिस्क फैक्टर जो हैं उनके ऊपर काम करेंगे ताकि उन रिस्क फैक्टर से जो इंजरीज कॉज हो सकती हैं उसी ऑक्यूपेशन के अंदर, तो हम उन पे काम करेंगे और उस इंडिविजुअल को उस इंजरी से बचाएंगे और उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस लेसन। आपको इन तीनों चीज़ों से किसी के बारे में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका जवाब देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।